हमारे जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है किस नाम से जानते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी को किस नाम से जानते हैं? और मुझे माइक ऑन करके कौशल लोधी जी बताएंगे। मैम कौशल। इनेट करके इनबॉर्न करके जो है वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये हमें कैसे मिलती है, मतलब ये कैसे हमें मिलती है? बॉर्न होती है या फिर हम बाहर के सोर्सेस से लेते हैं इसको? इसका भी आंसर दे दीजिए आप कि हम ये इम्यूनिटी हमारी इनबॉर्न होती है या फिर हम बाहर के रिसोर्सेज से इसको लेते हैं। मैम ये जन्म से ही होती है, बाय बर्थ। हाँ, ये इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? सबके मैसेज आ रहे हैं और मैसेज आप लोग के बहुत अच्छे हैं। कोई मुझे माइक ऑन करके बता दे कि दोनों के नाम। इनेट Innate and acquired. क्वाइट। इनेट और एक्वायर्ड। जी। फिर हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो कितने टाइप्स की होती है? मैसेज सभी लोग करेंगे। और मुझे मानसी प्रसाद जी बताएंगी दोनों कितने टाइप्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और कौन कौन सी होती है, दोनों के नाम। मानसी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दो जी दो एक्वा- प्रकार की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो कितने टाइप्स की? रिकॉर्डिंग लगाऊं क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा अच्छा, जी थैंक यू पता थैंक नहीं, मुझे याद नहीं अभी। सॉरी। कोई और जो बताना चाहे? दो ही होती एक्वायर्ड है शायद, इम्यूनिटी नेचुरल और एक्वायर्ड आर्टिफिशियल। इम्यूनिटी दो तरह टू की होती टाइप है, की होती है, नेचुरल। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। हाँ, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। कोई एक लोग मुझे बता दे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब रोग जब शरीर में फर्स्ट टाइम प्रवेश करता है, हम्म। उसके बाद उसके खिलाफ जो शरीर के अंदर जो हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है, हम्म। तो उसका जो इंटेंसिटी होता है उसकी ज्यादा होती है, तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जी। लेकिन हाँ, लेकिन प्रथम इंटर काउंटर ऑफ द मेमोरी सेल में ये फिट हो जाती है। यही कहलाता है प्राइमरी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। जी, इसमें क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम जब फर्स्ट बार जब कोई रोग आते हैं तो हम वो हमारी मेमोरी में सेल हो जाता है। जैसे हमें पता होता है सेकेंड टाइम जब वो आएगा तो हमें क्या करना है, वो मेमोरी में फीडबैक उसका हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से कोई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का बता दे मुझे कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जैसे वो पहले से जब वो उससे परिचित हो जाते हैं तो वो 3 से 4 दिन में ही उसको ठीक कर लेता है, जैसे वैक्सीन आदि होते हैं तो इसी तरह से काम करते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की तरह वो सारी चीजें होते हैं। और ये हाई इंटेंसिटी की होती है या लो इंटेंसिटी ये की लो होती इंस्टीट्यूट की होती है, क्योंकि ये पहले से परिचित हो गया रहता है उनसे, वायरस वगैरह से, तो लो होती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हाई इंटेंसिटी की होती है है? और हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कुंदन जी ने सही बताया कि हमारी जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्ट्रांग और हाई इंटेंसिटी की होती है। और ये जो हमारे अंदर पैथोजन आते हैं उनको आसानी से नष्ट कर देती है। और मैम जो ठीक है मैम। मेमोरी सेल्स होती है वो यही काम करती है। हाँ, क्योंकि हमारे पास पहले से पता है कि हमें कैसा रिस्पॉन्स करना है। आप
आप किसी सब्जेक्ट को अगर एक बार पढ़ते हो तो आपको वो दोबारा पढ़ोगे तो वो जल्दी रिमाइंड हो जाता है आपके माइंड में कि ये मैंने पहले से पढ़ा था, तो वो आप जल्दी कैच कर लेते हो। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ है कि अगर उसे पहले से पता है कि इस पे हमें ये कार्य करना है तो वो आसानी से उसको नष्ट कर सकता है। जैसे कोविड के इफेक्ट है ना कि हमारे अंदर वायरस होता है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, अगर दोबारा वो इफेक्ट करता है तो हमारी एंटीबॉडी, हमारी मेमोरी सेल को पहले से पता होता है कि ये एंटीबॉडी या ये काम करेंगे तो ये जल्दी से नष्ट हो जाएगा, तो उससे जल्दी क्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। और सभी लोग मैसेज करें। मैम दोबारा से क्वेश्चन करना एक बार, क्या पूछा आप? लिम्फोइड ऑर्गन्स कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं मैम। जी। और मुझे माइक ऑन करके नोरा निशा जी बताएंगी कि दोनों के नाम क्या हैं। नोरा निशा जी, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो जो लिम्फोइड ऑर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं उनके नाम बता दीजिए। सॉरी मैम, मैं नहीं बता पाऊंगी वो क्या है। एक्चुअल में मैं योगा से थेरेपी का कोर्स करने चली गई थी तो ओके मेरा ओके, बीच में सब कुछ छूट गया। कोई नहीं कोई और नहीं, जिसे पता है वो एक बार बता दे कि लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, नाम बता दे। प्राइमरी होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी जी। लिम्फोइड ऑर्गन्स। और इसी के में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, बोन मैरो और थाइमस आता है इसके अंदर। जी, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। उसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। लक्ष्मी मैम आप बता दीजिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को उनके नाम के साथ कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। मैम ये 6 प्रकार के होते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं जो पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। स्प्लीन होता है, टॉन्सिल्स होता है, प्रेयर पेचेस होते हैं जो आपके इलियम में होते हैं इंटेस्टाइन के, और एक अपेंडिक्स और एक माल्ट होता है, जिस मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का। हाँ जी, और प्रेरणा दुबे जी ने तो पूरा मैसेज में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके। जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किस ग्लैंड में होते हैं। मैसेज करिए सभी। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किस ग्लैंड में होते हैं। मैसेज में सबके सही आंसर हैं, और माइक ऑन करके कोई बता दे ताकि सभी को पता चल। हाँ जी, थाइमस ग्लैंड होती है। सॉरी मेरी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो अगर कुछ रह जाए तो मीनाक्षी जी आप चाहिए तो क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो बीच में। कोई दिक्कत नहीं की, इतना करा रहे हो वो भी बहुत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत दो कौन कौन सी इम्यूनिटी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत। मैसेज करेंगे सभी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन सी इम्यूनिटी आती है। और माइक ऑन करके नीरज जी बताएंगे दोनों इम्यूनिटी के नाम। मैम उनकी तबीयत खराब है बहुत। ओके, कोई भी एक लोग बता दीजिए कौन सी इम्यूनिटी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत। एक्टिव पैसिव। जी। और एक्टिव कैसी होती है, स्लो होती है या फास्ट होती है। एक्टिव। एक्टिव एक्टिव तो स्लो होती है। डायरेक्ट होती है ना। जी। मैस स्लो होती है। हाँ जी, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी स्लो होती है, पैसिव फास्ट होती है। पैसिव फास्ट होती है जी। और एक्टिव इम्यूनिटी जो मैम होती है वो इनमेट होती है या हमारी बॉडी के अंदर होती है। एक्टिव इम्यूनिटी किस प्रकार की होती है।
खुद से डेवलप करती है या हम कुछ बाहर से एंटीबॉडीज को डालते हैं उसमें? बाहर से इंजेक्शन द्वारा या बाहर इस से तरीके से बाहर इंजेक्टेबल से लिया होते हैं। जाता है किसमें, एक्टिव में बता रहे हो आप? एक्टिव एक्टिव में। में ये और लेकिन पैसिव में नेचुरल मदर मिल्क से। ये इसमें एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं। पैसिव जो होती है वो हमारी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो शरीर में डाले जाते हैं, जैसे हमारे वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं उनके लिए। ठीक है, अगला मैं रिप्रोडक्टिव से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मैम इसमें कुछ बताना चाहूंगा मैं, जो लिम्फ थे वो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फ थे। तो प्राइमरी में जो है बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड है। जो बोन मैरो है वो हमारी जो लिम्फ नोड हैं उनको प्रोड्यूस करती है, और जो जी थाइमस ग्रंथि है वो हमारे जो लिम्फ नोड है उनको मैच्योर करती है। तो ये थोड़ा ये मुझे लगा कि बताना चाहिए। जी ठीक है, सभी के लिए अच्छा है कि उनको नॉलेज हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा सभी का। अगर कोई भी और भी कुछ बताना चाहे तो बता सकता है ना? हाँ, किसी किसी ने सबने सब लोग पढ़ के आए हैं तो कोशिश करें कि अगर थोड़ा थोड़ा सा भी ये ज्ञान शेयर कर देंगे तो सबके पास नॉलेज पहुंच जाएगी। और सुनी हुई बातें हमें काफी देर तक रिमाइंड रहती हैं, तो कोशिश करें कि सभी अपने ज्ञान को जितना बांट सकते हैं बांटने की कोशिश करेंगे। शालिनी जी, जो आपने पूछा था ना एक क्वेश्चन की एक्टिव होती है, जो एक्टिव है वो बाहर से आती है पैसिव, तो वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों के अंदर होती है। जो नेचुरल होती है वो भी एक्टिव पैसिव होती है, और जो आर्टिफिशियल होती है वो भी एक्टिव पैसिव होती है। तो नेचुरल में जो एक्टिव होती है, तो जैसे कोई भी डिसीज आती है, जैसे हम्म चिकन पॉक्स हो गया, तो उसके कांटेक्ट में आके फिर वो बॉडी वर्क करती है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जैसे बेबी है पेट के अंदर, तो वो प्लेसेंटा से कुछ जब लेता है, मदर मिल्क लेता है या फिर, तो फिर हम उसको पैसिव बोल सकते हैं क्योंकि वो बाहर से पोषण ले रहा है। और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि एक्टिव में वैक्सीन हम बोल सकते हैं, हम्म उनका यूज किया जाता है, और जैसे पैसिव में इम्यून सीरम जो बनते हैं बाहर से, वो सब। तो वो चीज बताना बस। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमारी वो मुझे भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, आप क्लियर कर दीजिए एक बार सभी को। जी, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, नेचुरल और एक्वायर्ड दो होती है, ठीक है। हाँ, अब उसमें भी एक्वायर्ड के दो टाइप हैं, दो नेचुरल टाइप और के। आर्टिफिशियल, ठीक है। हम्म नेचुरल और आर्टिफिशियल में नेचुरल के भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव, और आर्टिफिशियल के भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। जी मतलब कि नेचुरल जब एक्टिवली वर्क करता है तब, और पैसिवली जब मतलब हम बाहर से चीजों को लेते हैं तब, ठीक है। कोई चीज जब बाहर से आती है तब हम उसको पैसिव के रूप में देखते हैं। अब वैसे ही आर्टिफिशियल का भी, आर्टिफिशियल मतलब क्या कि बाहर की चीजें हैं, हम्म लेकिन जो जैसे अगर आप मान लीजिए कोई वैक्सीन हम लगा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे डीएनए के रूप में कभी, तो वो एक्टिव के अंदर आएगा। पैसिव में जब हम सीरम देते हैं या कुछ, तो वो पैसिव में आता है, आर्टिफिशियल के पैसिव में, ठीक है। तो मतलब जी ये टाइप ये याद रखिए कि दोनों दोनों में होता है, एक्टिव पैसिव दोनों में होता है बस। मीनाक्षी जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो पहले वाला का जो पार्ट है उसमें आपको जैसे कि कोविड हुआ है, पहले से आपके बैक्टीरिया मतलब नेचुरल सोर्स से चले गए, और फिर जब हमने आपको टीका लगाया तो, ठीक है, दो है ना, और पहले से थे और दोबारा, और जो दूसरे वाला है उसमें आपके पास पहले से है, और जब हम सीरम या प्लाज्मा के तहत देते हैं वैसे। हाँ दीदी जी। ठीक है, ये मैं पूछ ही रही हूँ आपसे बताना इसको एक, अगर हम ऐसे ले तो। जी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप आगे पूछ लीजिए सानी जी। जी मैं पहले ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन कर लूं, एंटीजन और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज वगैरह से। जी कर लीजिए। आप पहले बताइए ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं? सभी लोग मैसेज करेंगे नाम के साथ, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैसेज सभी के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? और माइक ऑन करके मनोज पाल जी बता दीजिए कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी?
मैम एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। जी, ठीक है आपका। नेक्स्ट है कि अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? माइक ऑन करके प्रियंका जायसवाल जी आप बता दीजिए कि अगर हमारे ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडीज क्या होंगी? ठीक है, मीनाक्षी जी आप ही बता दीजिए, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडीज क्या होंगी? एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। जी, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसी के ऑपोजिट हमारे एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। अगर बी है तो हमारा एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? मैसेज करेंगे सभी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? स्वाति जी ने मैसेज किया है नो एंटीबॉडी, ठीक है। और मानसी प्रसाद जी ने एंटीजन ए भी होगा और एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। और कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो रिसीवर होता है? मैसेज करें सभी। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो रिसीवर होता है? सभी के मैसेज सही है। और डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? जी, ओ सभी का क्लियर है ये टॉपिक, ब्लड ग्रुप, एंटीजन और, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कर लेती हूँ। हालांकि मेरी बहुत अच्छी कमांड नहीं है इस पे और बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है मैंने, फिर भी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? दो, प्रेरणा जी दो, मनोज पाल जी दो, योगा क्योर जी दो, मीनाक्षी जी दो, मानसी प्रसाद जी दो। चंद्रकला जी आप बता दीजिए कौन कौन से होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनोज पाल जी ने मैसेज किया है प्राइमरी और एक्सेसरी, ठीक है। ठीक है, तो प्राइमरी और एसेसरी मैसेज में सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और मैसेज सभी के आ रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होता है उसमें कौन सा कौन से हार्मोन्स होते हैं? दो हार्मोन्स होते हैं, दोनों हार्मोन्स के नाम बता दीजिए। माइक ऑन करके शुभम शर्मा जी बता दीजिए हार्मोन्स के नाम। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मैम। जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? लक्ष्मी मैम 4, प्रेरणा दुबे जी 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, मीनाक्षी जी आप बता दीजिए माइक ऑन करके कौन इसके कौन अंदर से दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जी, थोड़ा सा सबको अगर आप बता सके अच्छे से तो और बता दीजिए डिटेल जी में। जी बता देती हूँ। जो हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी, दूसरा होता है एसेसरी। तो जो प्राइमरी होता है उसके अंदर ओवरीज आती हैं। एसेसरीज का दो क्लासिफिकेशन है, उसमें इंटरनल जेनाइटिलिया और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। तो इंटरनल के अंदर 4 आते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, कर्विक्स और वेजाइना आता है। जी, एक्सटर्नल में वल्वा आता है। वल्वा को ही 4 पार्ट में बोला गया है, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, और आपका ये होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। मैम ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो आपने बताया, इसके पार्ट एक बार से दोबारा से बताना। ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें वॉल्वा आपका होता है, वॉल्वा को ही 4 पार्ट से
डिवाइड किया गया ना, आई थिंक। जी जी, वल्वा को ही 4 पार्ट में मतलब बताया गया है। वल्वा एक पूरा उसका नाम है। वल्वा को ये बताया गया है कि सबसे पहले होता है लेबिया मेजर, जो बाहर का एरिया होता है। लेबिया माइनर उसके और अंदर होता है। फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं पास में उसके ही, और फिर उसके बाद होता है क्लिटोरिस। तो ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आपने बताया मैम? जी। ओके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, क्लियर है, अभी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइना के आगे क्या होता है? वेजाइना के आगे क्या होता है? सभी मैसेज करें। लक्ष्मी मैम का मैसेज आया है, नो सर्विक्स, यूरिनरी ब्लैडर, स्वाति जी का ब्लैडर। मैसेज तो सभी लोग कर सकते हैं, माइक ऑन करके तो एक ही लोग बता सकते हैं, मैसेज तो सभी कर सकते हैं। कुंदन जी, मनोज पाल जी, शुभम शर्मा जी, पुष्पा लकेरा जी। पुष्पा लकेरा जी, आप बता दीजिए माइक ऑन करके। यूरिनरी ब्लैडर। जी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वेजाइना के पीछे क्या होता है? प्रेरणा दुबे जी, सर्विक्स। उस्मान जी ब्लैडर, स्वाति जी रेक्टम एंड एनस, मीनाक्षी जी एनस, रेक्टम एनस। ठीक है, और माइक ऑन करके रश्मि शर्मा जी बता दीजिए मुझे। रेक्टम और एनस होता है। जो वेजाइना की एंटीरियर वॉल होती है उसका सेंटीमीटर बताइए कोई, किसी को माइक ऑन करके कोई भी बता दीजिए। 7.5। ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल की कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। जी, 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर वॉल की 7.5 होती है और पोस्टीरियर की 9 होती है। लक्ष्मी मैम, आप बता दीजिए फंक्शन ऑफ वेजाइना, शॉर्ट में समझा सकती हैं तो। वेजाइना का है ये, इसको सबसे पहले तो हम बर्थ कैनाल के रूप में देखते हैं कि डिलीवरी यहाँ से होती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक पार्ट है ये। दूसरा कि दो तो मेन यही है कि डिलीवरी यहीं से होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का पार्ट है, तो ये स्पर्म को आगे ले जाने का काम करता है एक कैनाल के रूप में। जी, प्रेरणा जी ने मैसेज किया है, ठीक है। और भी है मुझे में। जी, ये पेनिस को रिसीव करता है। हाँ, वही और सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है पेनिट्रेशन, और उसमें से स्पर्म आगे की ओर जाता है। जी, ठीक है। जो डिम ग्रंथि होती है वो किसके आकार की होती है और उसका कलर क्या होता है? मैसेज कर रहे सभी, किस कलर की होती है और उसका आकार क्या होता है? मैम आलमोंड। आलमोंड। जी, कलर बता दीजिए, किस कलर की होती है? अंशुमान जी, अगर आप। ब्राउन ब्राउन कलर की होती है। जी, बादाम मैम के भूरे आकार रंग की की होती है, होती भूरा है। भूरा ठीक है। रंग, ब्राउन ब्राउन। जी, और इस ग्रंथि के 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट के नाम बता दीजिए कोई। एक आउटर कॉर्टेक्स एंड डिडक्टिव मैसेज करेंगे मेडुला। सभी, सभी नाम मैसेज करेंगे। डक्टिंग मेडुला और कॉर्टेक्स होता है मैम, जी, कॉर्टेक्स और डक्टिंग मेड्यूला। मेडुला। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? सभी मैसेज करें पहले, यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री। राधिका जी, आप बता दीजिए कितने पार्ट्स होते हैं यूट्रस के?
हेलो मुझे नाम भी याद थे। हाँ, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। जी बिल्कुल ठीक है। 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस किस जगह पे होता है? सभी मैसेज करें। फंडस कहाँ पे होता है? सभी का मैसेज आ रहा है। फंडस जो होता है, पुष्पा लकेरा जी ने मैसेज किया है, यूट्रस के ऊपर वाले भाग में। जी आपका ठीक है। फंडस यूट्रस के ऊपर वाले भाग में होता है। जो सर्विक्स में लेयर्स होती हैं, उसमें आउटर लेयर को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं आउटर लेयर को? डॉक्टर विश्वनाथ काले जी आप बता दीजिए, माइक ऑन करके सभी मैसेज करें। जो आउटर लेयर होती है सभी, उसका नाम क्या? कोई और माइक ऑन? मैम पेरीमेट्री। पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। मिडिल लेयर का क्या नाम होता है? सर्विक्स के मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? पूजा सिंह राजपूत जी आप बता दीजिए कि मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। जी मायोमेट्रियम। और एक क्वेश्चन इसी के साथ और बता दीजिए कि लास्ट लेयर कौन सी होती है, बेसल लेयर कौन सी होती है? एंडो। जी एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम। इसी तरह हमारे हार्ट में भी होती है पेरी, मायो और एक लास्ट वाली मुझे याद नहीं आ रही। लक्ष्मी मैम आप बता दीजिए। एंडो, सेम ही है, एंडो ही है उसमें भी। पेरो, मायो उसमें और 4 है, उसमें 4 है। पहले पेरी तो बताया है। सबसे आउटर लेयर वाले को हाँ बोलते हैं, फिर एपी, मायो और एंडो है। हाँ, एपी, मायो और एंडो। एपी था अंदर ना मीनाक्षी? हाँ एपी है दी। हाँ दीदी। एपिकार्डियम। इसी के साथ मीनाक्षी जी आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैं क्या पूछूं, पूछ लेती हूँ, चलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि और भी बच्चे हुए हैं हमारे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारा कुछ है। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शालिनी जी ने कवर कर ही लिया है। अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, ठीक है, और जो साइकिल्स थी वो आती हैं, ठीक है। तो मैं पहले उसके बारे में पूछ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन इन्होंने शायद छोड़ दिया, नहीं बता दिया था मैंने। चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कोई मुझे इसका सीक्वेंस बता दीजिए कि सीक्वेंस क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैसेज करिए आप लोग। अनम्यूट करके पुष्पा जी आप इसका आंसर बताइए। किसका पूछा आपने? फीमेल का ना? मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीक्वेंस बताइए। पहले आंसर आ रहा है कि याद ही नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप सीक्वेंस बता दीजिए पुष्पा जी। पहले वेजाइना, वेजाइना से का जाएगा यूट्रस में, यूट्रस से फिर आपका फैलोपियन ट्यूब्स आएगा और फिर ओवरीज का आएगा। ये आपने ठीक है? 2 ऑर्गन छोड़ दिए हैं जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। इसको ही हम सबसे पहले वल्वा, वेजाइना, वही सर्विक्स आपने छोड़ दिया था, यूट्रस आपने बताया था, फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरीज होती है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे, या तो आप बाहर से अंदर की तरफ या फिर अंदर से बाहर की तरफ कहीं भी याद कर सकते हैं। गुड। आप मेल का कोई भी एक अनम्यूट करके बता दीजिए जिनको पता हो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी ही। टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ओके, आपने भी एक चीज छोड़ दी है। क्या चीज छोड़ दी है आपने, बताइए, आपको याद आ रहा हो तो। आपने छोड़ दिया वास डिफेंस, ठीक है। सबसे पहले होता है टेस्टिस, उसके बाद वास डिफेंस, देन सेमिनल वेसिकल्स, फिर एजाकुलेटरी डक्ट होती है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है।
चलिए वेरी गुड, कुंदन भैया ने टाइप कर दिया है। अब मुझे कोई भी बताइए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है मेल में। मैसेज करिए या फिर अनम्यूट करके। वेरी गुड, दीदी का आंसर गलत है। दीदी आपने गलत आंसर कैसे दे दिया? इसका आंसर मुझे रश्मि जी आप बताइए। रश्मि जी इसका आंसर बताइए अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो। दी मुझे नहीं पता इसका आंसर। ओके, योगा क्योर जी आप इसका आंसर बताइए। मैंने लिख दिया था। ओके हाँ, दीदी ने लिख दिया है, टेस्टिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मुझे एसेसरी ग्लैंड्स के नाम बताइए। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? टाइप करिए और इसका आंसर मुझे शुभम शर्मा जी आप बताइए। एसेसरी ग्लैंड्स। जैसे नहीं मैम, फीमेल में एसेसरी थोड़ा ग्लैंड्स होती हैं वैसे मेल में भी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। छूटने वाला था। छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। इसमें चलिए सबको थोड़ा देर पहले याद था, सब भूल गए, मतलब पढ़ के नहीं आए। प्रेरणा जी आपको याद है इसका आंसर? स्वाति जी ने आंसर दे दिया। इसमें आएगा सेमिनल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स, बल्बोलेथरल ग्लैंड जो बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है वेरी गुड। अब मुझे इसका नेक्स्ट। हेलो मीनाक्षी। हाँ हाँ आ रही है आवाज। प्रेरणा जी आपने बहुत सही बताया है, सही आंसर था। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट आंसर बताएंगे। एक टेस्टिकल जो होता है वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस करता है पर आवर? सबके आंसर आ गए, वेरी गुड। एक टेस्टिकल होता है वो पर आवर कितने स्पर्म जो है प्रोड्यूस करता है? 500 नहीं, गलत। 500 तो फॉलिकल्स होते हैं। आंसर बताइए, टाइप करिए। आप लोग भूल गए क्या? 5 लाख, वो एक जीरो एक जीरो नहीं हुई, शायद 5 लाख ही है ना। नहीं दीदी, गलत गलत। 5,05,2 पड़े थे राहुल भैया की, में मिस हो गए, योगा वो की कह ओर जी रहे हैं। आप बताइए। अच्छा 5 करोड़, सी सही है, 5 करोड़ होगा। 6 बिंदी थी ना 200 मिलियन। जी योगा की ओर जी। मैम 200 to 300 वेरी मिलियंस। गुड, सही बताया इन्होंने, मिलियंस में होते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको 20 लैक्स बोल सकते हैं या फिर 30 लैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो मीनाक्षी नेक्स्ट। दीदी उसमें 5 करोड़ क्या था, उसमें 5 वो करोड़ था कि आपका बताती हूँ, जो वो आपका था फीमेल रिप्रोडक्टिव वो ऑर्गन में था। फीमेल का जब था। फीमेल जब पैदा होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे उनका जो बोलते हैं जो एग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो समथिंग करोड़ में होती है, मीन्स 20 लाख होती है। धीरे धीरे जब वो प्यूबर्टी की स्टेज में आती है तो वो 5 लाख या फिर 4 लाख हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब प्यूबर्टी से 5 मतलब जब उनको लाख। पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो 400 to 500 रहता है। ठीक है, 400 हाँ to 500। ये याद था मुझे, ये मिस हो गया इधर ओके उधर। हाँ ओके ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो स्पर्म होता है वो इमेच्योर रहता है, वो मेच्योर कहाँ पर जाके होता है? कौन सा एक ऑर्गन है जहां पर जाकर स्पर्म मेच्योर होता है? का आंसर बताएंगे? कुंदन भैया आप बताइए इसका आंसर। बाकी सभी मैसेज करिए, मैं मैसेज भी देख रही हूँ। वेजाइना। ये पता बहुत, नहीं, मेरे को याद कहाँ नहीं। कहाँ क्या ही आंसर दे रहे हैं। मैंने नीरज का देखा। नहीं स्वाति जी आप भी गलत हैं, देखा देखी में ना जाए, दिमाग लगाएं थोड़ा। ये गलत टॉपिक ही रह गया था मेरा। गलत मेल वाला। गलत। कौशल आप बताओ इसका आंसर। सॉरी दीदी, नहीं पता मेरे को। अच्छा नहीं पता। ओवम से मिलकर होता है फिलोपियन क्या? ट्यूब में, नहीं, फिलोपियन ट्यूब नहीं है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ दीदी, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अरे मेल सब में नीरज का कॉपी मत मेल करो, का तो नीरज कुछ का पता कॉपी मत नहीं। करो। नहीं, इसका करेक्ट नीरज आंसर तो है गलत ही एपीडी। बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है एपिडिडाइमिस। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो टेस्टिस होती है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उन्हीं लोब्यूल्स के अंदर एक सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जहां पर स्पर्म बनता है। ठीक है, अब जब स्पर्म बनता है तो वो ऊपर की ओर जाता है एपिडिडाइमिस में, वहां पर वो मेच्योर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एपिडिडाइमिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबको पता ही होगा, मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का नाम क्या है? इसका आंसर सभी दीजिए, ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली। इसका आंसर पूजा दीदी आप बताइए। टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टोस्टेरॉन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसका
स्क्रोटम क्या होता है, कोई मुझे बता दीजिए एक बार, व्हाट इज स्क्रोटम? स्कॉर्टम ना वो होता है जिसके अंदर टेस्टिस होती है, एक पाउच नुमा थैली होती है स्कॉर्टम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितने डिग्री टेम्परेचर में जो है स्क्रोटम सरवाइव कर सकता है? 35 डिग्री। वेरी गुड प्रेरणा जी, बहुत सही, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे, स्पर्म जो सीमेन होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, और इसका आंसर मुझे बताएंगी शालिनी जी। सीमेन जो होता है वो किससे किससे होता बना? है स्पर्म और एक्सेसरी ग्लैंड और आई थिंक एक्सेसरी ग्लैंड नहीं, एक्सेसरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, जो फ्लूइड हाँ होता है हाँ उससे जो बनता है। ठीक है, सिक्रेशन होते हैं उनसे बनता है। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब विस्किड मुझे, फ्लूइड होता है ना, हाँ विस्किड फ्लूइड होता है हाँ वो वही जो उससे वही मिला था। जनरली उसी को बोलते हैं कि जो फ्लूइड होता है उस वो चिकना करता है। ठीक है, तो वो होता है। अब मुझे बताएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है फ्लूइड, उसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसका नाम बताइए। एनीवन? नहीं, नो आइडिया। ऑप्शन बताऊं? चलिए मैं ऑप्शन बोलती हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकस, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है सिट्रेट, और फोर्थ है प्रोलैक्टिन। मिल्की फ्लूइड जो होता है उसका उसका नाम बताया गया है, उसमें सिट्रेट होता है। ठीक है, चलिए सिट्रेट है। अब इसका काम क्या क्या होता है, ये एनर्जी देता है स्पर्म को। ठीक है, और ये वाइट कलर भी देता है स्पर्म को। ठीक है, अब मुझे बताइए कि स्पर्म जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है या फिर एसिडिक होता है? इज इट एसिडिक 7.4 और होता है ना, पीएच वैल्यू उसका अल्कलाइन होता है वो। अल्कलाइन क्यों 7.4। होता है? अब इसका आंसर कुंदन जी आप ही बताइए, व्हाई इट इज अल्कलाइन? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। बताइए प्रेरणा देवी जी, स्वागत है, बताइए। वो अल्कलाइन इसलिए होता है, इसके अंदर ना मतलब जब वेजाइना में जाता है ना, तो उसका जो वो म्यूकस होता है उसको खराब ना कर दे, उसके लिए ये अल्कलाइन होता है। और इसमें कुछ चीज मिलती है जिसके जिसके थ्रू ये अल्कलाइन बनता है। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। और इसमें एंटीकोगुलेंट्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, सिट्रेट के साथ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिनल, सॉरी एक सेकेंड, वास डिफेंस का वर्क क्या होता है? वास डिफेंस क्या करता है? पीएच 7.4 होता है कौशल। वास डिफेंस का वर्क बताइए मुझे कोई, एनीवन? लक्ष्मी दी? क्या वो इसको स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है, हाँ वेरी इजैकुलेशन गुड, में मदद क्योंकि ये, करता है? हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जुड़ा हुआ होता है टेस्टिस के आगे, हमारे एपिडिडाइमिस के बाद, तो ये आगे की ओर लेके जाता है सेमिनल वेसल्स तक, प्रोस्टेट ग्लैंड तक और कॉर्पस ग्लैंड तक। ठीक है, फिर ये स्पर्म को सीमेन में ट्रांसफर कर देता है। तो ये इसलिए इसका बताया गया है, इसका कार्य बस है केवल आगे की ओर लेके जाने का। अब मुझे बताइए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो किस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी दिखती है वो? एनीवन? स्वाति जी इसका आंसर बताइए। नो आंसर? नहीं नहीं। ओके, मनोज पाल जी इसका आंसर बताइए। नहीं पता मुझे। इसका आंसर होगा पी साइज स्ट्रक्चर, ये मटर के दाने के समान ये ग्लैंड होती है। ठीक है, यूरेथ्रा के दोनों साइड होती है, जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब यहाँ तक इसमें ज्यादा कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, बस इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। आप लोग को सीक्वेंस याद नहीं है तो प्लीज सीक्वेंस याद करने की कोशिश करिएगा, और स्पर्म कहाँ पर बनते हैं वो चीज याद रखिएगा, और मेच्योर कहाँ पर होते हैं। ठीक है, बनना और मेच्योर होना दोनों में अंतर है। ठीक है, तो वो याद करिए। अब नेक्स्ट चीज एक और बच गई है, शायद भैया ने पढ़ाई होगी, नहीं मुझे नहीं पता, पूछी भी नहीं जा सकती। जो पेनिस होता है उसको हम एक्सटर्नल जेनाइटा बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इसमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं, दो टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका नाम होता है कॉर्पोसा कावर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जिसम। बस ये चीज याद रखिएगा, दो इसमें टिश्यू पाई जाती है। अगर पूछा जाए, मीनाक्षी कैसे याद होगा ये यार? नहीं पूछा जाएगा जनरली, अगर पूछा जाएगा तो इतना याद रखना कि पेनिस दो टिश्यू से बनकर होता है। ठीक है, एक पहली बार होती है दोबारा सबसे, बताना।
देखो जो पेनिस है वो तो ऑलरेडी वी नो कि दिस इज अ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। अब इसे बताया गया कि ये दो टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एक होता है कॉर्पस कावर्नोसा, दोनों का से ही है याद रखना, और एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियम, ठीक है। कॉर्पस कावर्नोसा का क्या काम होता है, ये इरेक्शन का काम करता है, ठीक है। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियम होती है वो क्या करती है, जब एजाकुलेशन होता है तो यूरेथ्रा से यूरिन ना निकले उसके उस टाइम पे ये प्रिवेंट करती है उस चीज को, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके बस जी। दो, इतना पूछा नहीं जाएगा जनरली। एक चीज और जो बच रही है जो पूछी जा सकती है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके फेज। तो मुझे कोई बता दीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेज होती है? एनीवन, ये तो पता होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेज होती हैं? 2 मिनट का बचा है, बता दीजिए कोई। पुष्पा जी आप इसका आंसर दे। 2 फेज होती हैं, 2 फेज होती हैं, कब से दो मेरी दीदी। 2 3 4 5 6। नीरज तो भाई क्या ही है, 3 फेज होती है। इसे बुखार बुखार चढ़ाने से। अच्छा, देखिए स्वाति जी ने अपने अकॉर्डिंग 3 फेज सही बताया है, करेक्ट फेज है, लेकिन जब हम जनरली पढ़ते हैं तो 4 फेज पूछी जाती है और 4 फेज ही होती है, ठीक है। स्वाति जी जो आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग 3 फेज है, मेंसेस, प्रोलिटरेट फेज और सेक्रेटरी फेज, ठीक है। और जो जनरली हम पढ़ते हैं वो 4 फेजेस होती हैं, आप लोग एक बार सुन लीजिए, ठीक है। 4 कौन कौन सी होती है? पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी होती है फॉलिकुलर फेज, तीसरी होती है इवोल्यूशन फेज, चौथी होती है ल्यूटियल फेज। अब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन एक है कि जो ओवोल्यूशन है उसका डे कौन सा माना जाता है, जनरली कौन से डे पर ओवोल्यूशन होता है? इसका आंसर मुझे बताएंगी रश्मि जी। 14। हाँ वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है 14th डे पे ओवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसे बताया गया था कि जो एवोल्यूशन होता है वो 14th डे पे होता है। अगर एवोल्यूशन ना हो, अगर इंटर कोर्स हो तो फिर क्या होगा? रश्मि जी बताइए। अगर ना हो तो जो मेंजुरेशन मतलब जो हमारा मेंजुरेशन साइकिल का वो होता है ना, उसमें ही मिल जाती है, कुछ ऐसा था, पता नहीं मुझे। देखिए जनरली एग होता खराब ये हो है कि जाता है। हाँ एग खराब हो जाता है, तो अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स होता है 14th डे पे तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है कि 14th डे पे जो एवोल्यूशन है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर उससे आगे या पीछे के दो दिन में प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। 4th फेज आप नाम पूछे स्वाति जी, तो एक बार सुन लीजिए चारों फेज। पहली होती है मेंस्ट्रुअल, जो 1st से 5th डे होता है। एक बार मैं आप लोग को बता भी देती हूँ ये चीज, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे ब्लड निकल रहा होता है, या फिर तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल। वो 5 डेज का होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि जनरली हम 28 डेज कंसीडर करते हैं, तो किसी किसी को 5 डेज या 6 डे या 3 डेज भी होता है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है वो 1 to 5 डे माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया, जब आपका ब्लड प्योर हो गया, तब आपके हाइपोथेसिस में एक सिग्नल जाता है। हाइपोथेसिस क्या करता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है। अब वो क्या करता है? वो एफएसएच को स्टिमुलेट करता है, तो हमारे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जो कि 1 to 13 डे माना जाता है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट डे तो है, उसको भी इंक्लूड करके, क्योंकि भले हम पीरियड से हो रहे होते हैं लेकिन एग वहां पर बनना शुरू होता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज बोला जाता है सेकेंड फेज को, क्योंकि वहां पर फॉलिकल्स बने होते हैं और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्टिवेट होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से उस टाइम पे, ठीक है। जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एक्टिवेट होता है तब हमारी इवोल्यूशन फेज आती है, और जो एग होता है वो रप्चर होकर बाहर आ जाता है यूट्रस लाइनिंग से, ठीक है। तो जब एग बाहर आता है, अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स हुआ तो जो लेडी रहती है वो प्रेग्नेंट हो जाती, नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम से वो बाहर निकल आता है एग, और हम फिर से ये एवोल्यूशन की फेज कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलता है एवोल्यूशन के बाद हमारा ल्यूटियल फेज, जो हमारा 15th डे से 28 डे के बीच में होता है, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एंड फेज माना जाता है। ये समथिंग फेलोपियन फेज जो होता है, फेलोकुलर फेज होता है, उसको 24 आवर बाद ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ल्यूटियल फेज, ठीक है। इतना समझ में आया? 4 फेजेस होते हैं। अगर क्वेश्चन आया इसमें तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? थ्री हाँ आंसर फेजेस 4 होगा, लिखेंगे या 4 फेजेस? 4 होगा आंसर, क्योंकि 4 कंसीडर किया जाता है मेनली, 3 नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वो आपका 4 ही आंसर होगा। फिर ल्यूटियल फेज मीन सबसे लंबा चलता होगा, आई गेस। क्या दीदी?
ल्यूटियल फेज लास्ट फेज सबसे लंबा हाँ चलता सबसे होगा। लंबा चलता है, वो 15th डे से 28 डे तक चलता है दीदी, तो वो सबसे लंबा फेज होता है। और अब एक चीज और ओवुलेशन आप सबसे छोटा होता होगा, 2 से 3 हाँ दिन का, क्योंकि 12 से मतलब डिपेंड ऑफ जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसा होता है 5 डेज 3 डेज का, तो 12 से 13 14 15 इतने 4-5 दिन का ओवुलेशन पीरियड काउंट करते हैं नहीं। हाँ दीदी, दो चीज और है जिसको पढ़ लीजिएगा, जो पूछा जा सकता है, ये आपको डिसऑर्डर में भी काम आएगा थेरेपेटिक योगा में, कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज अ मेनार्क, ठीक है, उसको हम मेनार्क कहते हैं। और जब लेडी को 48 टू 50 एज की हो जाती है, मेनार्क जो होता है वो 12 टू 13 में स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब जब जो लड़की है उसकी एज 12 से 13 साल की होती है तब उसको पीरियड्स होने या मेंस्ट्रुअल होना स्टार्ट होता है, उसको हम मेनार्क कहते हैं। और जब 48 की होती है, जब खत्म होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। दो चीजें और हैं, ठीक है। और मेंसेस मतलब होता है शेडिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब हम उसको मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड डिसीजेज हैं वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो तो बाद में पढ़ लीजिएगा। बाकी बताना तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में बताऊंगी, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर। थेरेपी क्लास में वो कर लेंगे। हाँ दीदी थेरेपी में वो पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको, सब क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन अब है नहीं। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, सभी जी लोग करते रहे अपने नोट्स का, और इसी के साथ हम आज क्लास की समाप्ति